नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीएड सहायक शिक्षकों के बारे में, जिन्होंने न्याय की गुहार लगाई है सरकार से। वक्त कम है, लेकिन अंतिम समय तक अपनी, या कहें वो तारीख 14 जनवरी लगभग वो तारीख है जब ये अपनी सेवाओं को नहीं दे पाएंगे इससे आगे, तब तक ये संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि शायद हमारे लिए सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल दे। अब मसला क्या है आपको बताते हैं। मैं हूं आपके साथ सोनल। छत्तीसगढ़ का विषय के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल 2023 में नियुक्त 2855 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। पिछले 15 महीने से सेवा दे रहे ये शिक्षक अब बर्खास्तगी की डर से जूझ रहे हैं। अंबिकापुर से रायपुर तक अनुनय पद यात्रा पर निकले ये शिक्षक मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और सिर्फ सरगुजा संभाग से नहीं, बस्तर संभाग से भी कई शिक्षक यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज और कल ये रायपुर के तूता मैदान में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कोशिश करेंगे कि सरकार इनके लिए कोई व्यवस्था कर दे, वैकल्पिक समायोजन कर इन्हें इनकी नौकरी में बनाए रखे। इस उम्मीद के साथ ये INH 24/7 के स्टूडियो पहुंचे हैं और ये चाहते हैं कि भाई हमें यदि सहायक शिक्षक बीएड एक अच्छी रैंक हासिल करने के बाद हमने 1.5 साल सेवाएं दी हैं, हमारा बाकायदा नियमों के अनुसार ही हमारी जो है ज्वाइनिंग करवाई गई थी, हम तब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब एक आदेश इनकी नौकरी ले रहा है। ऐसे में अपने परिवार को कैसे पालेंगे? यदि हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो 3000 ये शिक्षक हैं और इनसे जुड़े 5-5 लोग भी हुए तो कुल 15,000 लोगों के जीवन का सवाल है। तो सरकार क्या करेगी? इस कोशिश के साथ कि इनकी न्याय की गुहार की आवाज हम बने, ये हमारे साथ मौजूद है। बिना किसी देरी के मुलाकात करा रही हूं मैं इन तीनों मेहमानों से, जो कि इस आंदोलन का हिस्सा भी हैं, या कहें कि पैदल 350 किलोमीटर की यात्रा कर रायपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ है अनुराग कुजूर जी, जो कि बीएड सहायक शिक्षक हैं। स्वागत है अनुराग जी। आशा एक्का जी हैं हमारे साथ, ये भी बीएड सहायक शिक्षक हैं। और साथ ही साथ हैं हमारे साथ यश वर्मा जी, ये भी बीएड सहायक शिक्षक हैं और ये लगातार कोशिश में हैं कि कुछ तो हो जाए। आपको बता दें 2.5 से 3 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर चुके हैं अपने केस के लिए, और उसकी गिनती नहीं की जब हाई कोर्ट में इन्होंने केस लड़ा। यानी अपनी सैलरी के साथ साथ इन्होंने इकट्ठा किया पैसा और वो कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन अब ये है कि इनके खिलाफ फैसला है। अब ऐसे में ये सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं। लगभग 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बढ़िया सी एक सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो अपने गांव में, अपने शहर के आसपास रहना चाहते थे। इन्होंने इसको चुना। लेकिन एक बेहतर डिग्री होने के बाद भी यदि आज उनको अपनी नौकरी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, रातें सड़कों पर गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि पैदल निकले हुए हैं ये सभी। आपको बता दें सरगुजा में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है, उसमें ये निकले हुए हैं, रात को सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार ध्यान देगी। सबसे पहले अनुराग जी, आपसे समझना चाहते हैं, कितने दिन हो गए इस पैदल यात्रा को शुरू किए और आज आप राजधानी रायपुर के तूता मैदान में आप सब इकट्ठा हो रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद INH और आपकी टीम को जो हमको आमंत्रित कर हमको बोलने का मौका दिया और हमारी बात को जनता और सरकार तक पहुंचाने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मैम कि हमने सरगुजा से मुहिम स्टार्ट की थी। हमने जो मुहिम स्टार्ट की थी वो कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर के केस पे किया था कि हमको डर लग गया कि कहीं ना कहीं हम जो बीएड प्रशिक्षित जो छात्र और छात्राएं जो हम चयनित हुए हैं उनको कैसे मतलब रास्ता दिखाएगा, क्या उनको टर्मिनेट करके बाहर का रास्ता दिखाएगा या समायोजित करेगा या हमें किसी अन्य पद पे बनाए रखेगा। हमने इस लोगों को बताया कि जागरूक किया कि देखो हमारे पास समय कम है, जब तक हम मैदान पे नहीं उतरेंगे और पूरे कानून व्यवस्था नियम को पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए हमने परमिशन भी लिया था। और हम लगातार 4 से 5 दिन सफर करके हम रायपुर पहुंचे हैं और कल हमारा रायपुर पहुंचना हुआ, जिससे हमारे जितने भी साथीगण हैं हम उनको अवगत करवाएं कि ये हमारे साथ परिस्थिति है और इसको हम आगे एक सही तरीके पे आगे सरकार के द्वारा अपनी आवाज को पहुंचाएंगे ताकि हमारी नियुक्ति बरकरार रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैम कि मैं एक आदिवासी सहायक शिक्षक हूं और लगभग 70 से लेकर 71% हमारे लिए
जो रिजर्व थी हमारे लिए सीट, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग हमारे 1200 छात्र और एससी के शेड्यूल्ड अनुसूचित जाति के लगभग हमारे लोग 600-700 लोग पदस्थ हैं। जब मैम एक मुख्य धारा बात आती है ट्राइबल्स, क्योंकि ये ट्राइबल्स भर्ती थी और शेड्यूल्ड एरिया की भर्ती थी, तो वहां पर लोगों को रोजगार दिया जाता है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात आती है। मैं सरकार और लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हमारी गलती क्या है। जब एक छोटे से एक इंसान जब ट्राइबल्स में एक नौकरी लगता है तो उसको देख के कम से कम 10-12 लोग प्रोत्साहित होते हैं, उनके अंदर एक आशा जगती है कि जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अनुराग जी, लेकिन ये सरकार की गलती थोड़ी, ये तो कोर्ट का आदेश है ना, पालन करना पड़ेगा सबको। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, जब ये रूल रेगुलेशन बन रही थी मैम, जब ये अमेंडमेंट हो रहा था 2018 में, तब जो सेंट्रल की सरकार थी, बिना आदेश के कोई भी चीजें अमेंडमेंट नहीं होती है। तो लगभग जब जिस तरीके से ये अमेंडमेंट किया था, जो चैनल बना हुआ था, उसको सही तरीके से उन लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अगर हमने गलती की है तो उसकी सजा हमको दे, लेकिन मैम अगर कोई दोषी कोई कुछ भी गुनाह कर रहा है, थर्ड पर्सन को हम उसकी सजा दे रहे, तो ये कहाँ का न्याय है मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम की 1% गलती बता दे सरकार और हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार। मैं उन समस्त आदिवासी भाई बहनों की आवाज को उठाना चाहता हूँ जो मुख्य धारा से जुड़ के हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान को आगे कर रहे हैं और जो लिटरेसी रेट है, जो हमारा साक्षरता रेट है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। चूंकि हम मेरिट में आए हैं और उस बात को हम समझ रहे हैं मैम कि हमारी कितनी परिस्थिति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में एक सदस्य ऐसे हैं मैम कि जो इस साल से नौकरी पाए हैं, उनको देख के आस आती है। मैं निवेदन करता हूं शायद सरकार और समस्त यहाँ मंत्रिमंडल से कि हमारे ऊपर भी देख के कम से कम कुछ तो उनको रहम आना चाहिए कि हमारी गलती क्या है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम जाए तो जाए कहाँ पास। इसीलिए हमने दांडी मार्च या पैदल मार्च, जो अनुनय यात्रा के नाम से हमारा जो कार्यक्रम हम लोग पैदल मार्च करके आए हैं, उसी चीज को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यश जी आपसे समझना है, दरअसल ये मसला बहुत संक्षेप में चूंकि समझाइएगा कि ये हुआ कैसे शुरू, या सरकार ने जो आदेश दिया है ऐसा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा है वो क्या है, बहुत संक्षेप में। ऐसा है मैडम कि जो केसेस काफी समय से चला, जब ये शिक्षक भर्ती शुरू हुई उस समय के बाद से काउंसलिंग में इन होना और हमारा आउट होना, वो सब चीजें प्रक्रिया पूरी चली। अंत यहाँ पर हुआ मैडम कि अब जो है वो सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगा हुआ था कि आप जो है वो कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो भी इसमें बंधे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट का पालन करना उनको होता है। 14 दिन का समय दिया गया था, 2 सप्ताह का समय दिया गया था। उस समय सीमा पे वो उस नियम का बिल्कुल पालन करेंगे। तो जब नियम का पालन मतलब होगा, आप लोग को हटाएंगे, जी जी, डीएड वालों को आपकी जगह रखेंगे, मैं वो आपसे समझना चाह रही थी दरअसल। मैडम वही है कि उनको तो अब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो उनको तो रखना ही है। लेकिन हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, इस चीज के लिए अभी कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिखता। मतलब आप डिग्रीधारी हैं इसलिए संकट है, डिप्लोमा वालों को मिलेगी नौकरी, ये है ना। ठीक है आशा जी, ये थोड़ा यात्रा के बारे में, 350 किलोमीटर, सर्द रातें, दिन भी अच्छे खासे ठंडे हैं। आपसे समझना है कि महिलाएं भी हैं, दिव्यांग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है इस नौकरी के लिए। कई लोग तो डिजर्व करते थे वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी उन्होंने काम किया, इसलिए कि वो अपने शहर के पास रहना चाहते थे। थोड़ा मुझे बताइए कि महिलाओं से चर्चा आप लोग कर रहे हैं, आप लोग निकले जब, तो कैसे आप लोगों का खाना, आपका ठहरना, आपके इंतजामात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा आसान तो नहीं है। जी मैम, अभी जो हम यात्रा करते आ रहे हैं 350 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं, इसमें महिलाएं बच्चे सभी हैं। बच्चे लेके महिलाएं किस तरीके से स्ट्रगल करती हुई आई हैं, ये शुरू से ये देखा गया है कि महिलाओं को किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ता है। वो एक ड्यूटी नहीं, 2 ड्यूटी, 3 ड्यूटियां करती हैं, घर से लेके ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, और ये सभी चीजें जो हैं कितनी मुश्किलों से पढ़कर आगे आई हैं, और अपने आज ऐसा स्थिति आ गया है कि हम रोड पे आए हैं और अपनी नौकरी को बचाने के लिए सरकार से गुहार करना पड़ रहा है। बच्चों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। जी, बच्चों को भी लेकर चल रहे हैं। कैसे होता है मैडम, कैसे खाना और क्या, क्योंकि सबके रिश्तेदार सभी शहरों में हों, यहाँ तक पहुंचे तो संभव नहीं है, तो कहाँ रुकते हैं, कैसे इंतजाम है आपके? मैम ऐसा है कि हम यात्रा पे निकले हैं और कभी ऐसा होता है, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते, हम कंटिन्यू चलते ही आ रहे हैं। हम ना दिन देख रहे हैं, जी, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना ठंडी देख रहे हैं। अब हम आते ही जा रहे हैं कंटिन्यू, और सरकार से बस यही विनती करते हैं कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ 45% महिलाएं
वैकेंसी क्लियर करके आई है, मेरिट पे आई है, अपनी नौकरी पाई है। अभी हम लोगों को अगर इस स्थिति में छोड़ देंगे तो हमारा परिवार, कई लोग ऐसे हैं कि हस्बैंड नहीं नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं। हाँ। महिलाएं, अब हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे परिवार को लेके। ठीक है, अनुराग जी, आपसे समझना है कि भाई कैसे आपका एडजस्टमेंट हो, कैसे आप लोग सेट हो। मतलब सरकार क्या करे, सरकार को भी तो कोर्ट के आदेश का पालन करना है, उसके अपने भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि नियम कानून अनुशासन का पालन उन्हें भी करना पड़ता है। तो क्या, कहाँ आपको एडजस्ट किया जा सकता है, क्या चाहते हैं आप लोग? समायोजन लिख रहे हैं आप अपनी यात्रा में, कैसे समायोजन होगा, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल मैम, मैं माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश आया है उसका मान सम्मान करता हूं, लेकिन मैम एक स्टेट की अपनी एक पावर होती है, लिमिटेशन रहती है और बियॉन्ड रहती है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनके पास असीमित शक्तियां रहती है, जिसका उपयोग करके वो अपने स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। मैम जैसे आपने पूछा कि समायोजन का अर्थ मैम तरह तरह के ओपिनियन, एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहता हूं मैम, हमने अभी विभिन्न भी बहुत सारे अधिकारियों लोग के साथ बात किया है और हमने जाके पूछे भी उनसे सजेशन लेके क्या हो सकता है। हमने लीगल एडवाइजरी रखे हैं और हमारे जो हाई कोर्ट के एजी उनके पास भी गए हैं और विनती की है कि आप बताओ। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन में है कि हमारे पास सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो सेम पे ग्रेड लेवल का है मैम, उसको हमको मर्ज किया जा सकता है और वहां पास पोस्ट खाली है मैम। हमारा हॉस्टल वार्डन भी है, लेकिन हम पूरी डिमांड करते हैं और जहां पर जितने भी पोस्ट है हमको अदर डिपार्टमेंट में रख के वैकेंसी को फिलअप किया जा सकता है मैम। इवन तक कि सहायक शिक्षक की जो वेकेंट पोजीशन है और स्थिति है अभी सरगुजा और बस्तर डिवीजन में, वो मोर देन 5000 में, तो नया पद सृजित करके भी हमको एज इट इज उसी पोस्ट में रखा जा सकता है और हमको दूसरे जैसे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में भी रखा जा सकता है और हॉस्टल वार्डन में भी रखा जा सकता है। ओपिनियन में बहुत है, लेकिन हमको बस यही बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है जिनके अंडर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो अगर एक छोटी सी हमारी विनती को एक्सेप्ट करते हुए अगर एक जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें अगर हमारे लिए कमेटी गठित कर दे, थोड़ा सा ओपिनियन। लेकिन कमेटी गठित करने की बात तो शायद की गई थी और ये शिक्षा विभाग सीएम के पास ही है मैम। अंदर की बात तो हमें भी नहीं पता मैम, हमने कोशिश तो करते हैं कि हमारी बात उठे, लेकिन अंदर की बात कहां तक सच है मैम, इससे हम भी अवगत नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि हमारी आवाज उठे, हमारी दर्द की पीड़ा। आपकी आवाज तो उठाई गई है, विधानसभा में भी धर्मजीत सिंह ने एक सवाल लगाया था और आपकी पीड़ा को बयां किया था। समय बहुत कम है मैम हमारे पास में, हमको ये नहीं पता कि हम करने वाले हैं जो भी, वो भी प्लानिंग हो सकेगा कि नहीं। हमारे 14 जनवरी है आपके पास वक्त मैम, 14 जरूर है, लेकिन जो हमारा जो 10 तारीख को जो सुनवाई हुआ है उसमें 2 वीक का उनको दिया है मैम। हाँ। तो अब डर ये है मैम कि काउंसलिंग और उनको ज्वाइनिंग का जो टाइम लिमिट है वो कितने अंदर में आएगा और आचार संहिता लगने वाली है मैम। तो हमारे हाथ बन जाएंगे मैम, तो हम जाएं तो जाएं किसके। चलिए, आप लोग अभी यहाँ यश इकट्ठा हुए हैं आप लोग और तूता मैदान में, ये किस तरह का आंदोलन करने के मूड में हैं? पैदल यात्रा तो सबको दिख रहा है, टीवी पे हर कोई दिखा रहा है, अखबारों में छप रहा है कि आप लोग यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? और यहाँ राजधानी में आकर ये 2-3 दिन जो आप करने वाले हैं प्रदर्शन अपना, उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या क्या और किस तरह का प्रदर्शन ये रहेगा? जो सरगुजा संभाग से जो रैली निकली थी वो अब रायपुर पहुंच चुका है और बस्तर संभाग से भी हम रैली का सोचे थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया वर्तमान समय में। तो अभी जितने दोनों संभाग के जितने भी सहायक शिक्षक साथी हैं हमारे, वो सभी के सभी तूता मैदान पे पहुंचे हुए हैं और हमने 3 दिन का परमिशन लिया हुआ है और ये 3 दिन में हम कोई ऐसा धरना के रूप में नहीं बोलना चाहूंगा इसको, ये एक विनती ही रहेगी सरकार से हमारी कि हम सभी एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होने के बाद आप हमारी संख्या देखिए सर, और हमारे पीछे इतने परिवार हैं। जब ये वर्तमान सरकार बन रही थी तो हमारे भी परिवार के लोगों ने वोट दिया होगा और अपने मत का प्रयोग किया होगा। ये सारी चीजें हैं और एक आशा बंधी हुई है वर्तमान सरकार से। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये एक धरना के रूप में नहीं, सिर्फ एक प्रार्थना के रूप में हम एक जगह एकत्रित होके विनती करेंगे सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए और ताकि हम जब वापस यहाँ से जब 3 दिन के बाद जब अस्वस्थ हो जाएं और जब स्कूल पहुंचे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हम स्कूल में सेवा दे सकें। अभी हमारा जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, इसलिए हम स्कूल में भी ठीक से सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो वो एक ठोस आश्वासन हम सरकार की तरफ से चाहेंगे और इसी उद्देश्य के साथ हम सभी एकत्रित हो रहे हैं। यश वर्मा जी, एक चीज आपसे समझनी है, अभी आप लोगों ने बताया कि भाई 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च हो गए हमारे इन 1.5 सालों में केस लड़ने में, तो कितनी सैलरी आप लोगों की होगी और कैसे ये मैनेज करते थे? ये फंड आपने कैसे इकट्ठा किया? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, चूंकि आप तो केस हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी खर्च तो वो हुआ है और अब नौकरी भी जा रही है,
तो उसके आगे के प्लान आशा जी से समझेंगे कि वो क्या करेंगी, क्या बी प्लान तैयार करके रखा है यदि सरकार कोई रास्ता नहीं देती है तब। लेकिन इस पैसे को पूरा आपने कैसे इकट्ठा किया, फंड कैसे इकट्ठा किया, कितना कितना प्रत्येक को पड़ता था? अलग अलग जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं या जिला स्तर पे हम लोगों ने कलेक्शन किया, अलग अलग अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स होल्डर्स में हमने कलेक्शन किया और उसके बाद फिर सबको एकत्रित करके हम वकील के अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करते थे। उसको काफी समस्याएं हुई क्योंकि हम जहां पर रहते हैं वहां से दूर क्षेत्र में हम ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो वो रहने खाने का भी खर्च हमें वहन करना था, साथ ही साथ हमें केस का भी देखना था, तो आने जाने का ट्रेवलिंग कॉस्ट, और जब हम छुट्टियों वगैरह में घर आते हैं तो जो ओवरनाइट जर्नी करके हम बस से आते थे वो भी एक खर्च इसमें इंक्लूड है। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली 10-15 हजार रुपए महीने के। जी मैडम, कभी कभी हम 5,000 या समय की स्थिति को देखते हुए कि अचानक से हमें एक नया वकील हमें उतारना होता तो हम कभी कभी 15,000 रुपए भी पर मंथ कलेक्शन किए हैं। तो ऐसा है मैडम कि सेविंग के नाम पे तो अब कुछ बचा नहीं है। 14 महीने हम भले नौकरी किए हैं लेकिन इन 14 महीने में हम कुछ खास पैसा अपने पास जमा नहीं कर पाए हैं। और मैं एक चीज ये और कहना चाहूंगा कि जो नौकरी हम पहले कर रहे थे, चाहे वो प्राइवेट हो या संविदा हो या सरकारी नौकरी हो, वहां तो हम वापस जा नहीं सकते, यानी कि हमारी वो नौकरी भी गई और अब ये नौकरी भी जाने वाली है। तो एक साथ एक नौकरी नहीं, 2 नौकरी जा रही है। अब जब 2 नौकरी चली जाएगी तो कोई भी इंसान कैसे उसको बर्दाश्त करेगा, उसका परिवार उसको कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरा बेटा या बेटी का 2 नौकरी चले गया। या तो वो किस्मत को कोसेगा या तो भगवान को कोसेगा या तो फिर सरकार को कोसेंगे कि कैसी ये हमारे साथ विडंबना आ चुकी है कि अब सब। पर ये मसला तो 1.5 सालों से चल रहा है, अभी सरकार बने तो 1 साल हुआ है। यश जी मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि जब जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसे भी नहीं मालूम था कि जो फैसला है वो 11 अगस्त को आएगा। सब अनभिज्ञ थे कि ये फैसला अगर 2 महीने बाद आता तो हम सब इन होते और कोई भी समस्या नहीं होती। अच्छा। या ये फैसला अगर 3 महीने पहले आता तो हो सकता है कि हमारे नोटिफिकेशन में ही ये सब चीजें मेंशन होती। हाँ, तो आप लोगों को भी संभलने का मौका मिल जाता। तो ये एक तरीके से ये आपदा आई है, आपदा सरकार के ऊपर आई है और हम कैंडिडेट के ऊपर भी आई है। ये कोई भी इस चीज से वाकिफ नहीं था कि ऐसा फैसला 11 अगस्त को आ सकता है। अगर पूर्ववर्ती सरकार को भी पता होता कि 11 अगस्त को ऐसा फैसला होने वाला है तो सबसे पहले वो सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग करवा के हमें नियुक्ति दे देती, क्योंकि उनको भी पता था। नई शिक्षा नीति के तहत ये आदेश उससे जुड़ा आया क्या? उसके बाद ये तकलीफ हुई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ऐसा है मैडम कि वहां पर बीएड के लिए अलग से और सुविधाएं भी रखी गई हैं कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया गया है, वो तो बिल्कुल प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे। हम जो थे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं मैडम, ये जो पूर्व जो भर्ती नियम चल रहा तो था एनसीटी के नियम कानून के तहत। जी मैडम। हाँ? जो एनसीटी एक ऐसी संस्था है जो शिक्षक की पात्रता तय करती है कि कौन किस स्तर पे पढ़ाएगा। तो ठीक है, अब वो डीएड वाले हैं, आपकी जगह पढ़ाएंगे और आप खाली बैठेंगे। आशा जी, खाली बैठेंगे परिवार चलेगा, ये तो होता नहीं है। तो कोई कुछ तैयारी की? आप लोग चर्चा करते होंगे इस आंदोलन में भी, जब आप आगे बढ़ रहे थे, पैदल मार्च करते हुए सड़क से आ रहे थे, चर्चाएं होती होगी क्या करेंगे, क्योंकि भाई कोर्ट का आदेश है, सरकार की अपनी सीमाएं, हालांकि आप उनको विकल्प दे रहे हैं। आपने क्या विकल्प तैयार किए हैं? मैम, ऐसा है कि जिस हिसाब से जहां हम जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां महिलाओं के लिए कोई सेकंड बी प्लान नहीं होता है मैम। या तो फिर जो नौकरी लग गई वो लग गई, और बी प्लान में सिर्फ वही होता है या तो शादी करो या तो फिर घर संभालो। नहीं, आप दुखी मत होइए, और मैं समझ सकती हूँ कि तकलीफ क्या है, क्योंकि हमारे समाज में ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छी कोई जॉब है तो वो टीचर्स की ही है, बाकी उनको इजाजत नहीं है करने की। भले वो पुरुषों के बराबर करें, नाइट शिफ्ट भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ आशा जी। एक महिला होने के नाते मैं आपकी पीड़ा को समझ सक रही हूँ, लेकिन घर में आपने बात की होगी, माता पिता क्या कहते हैं? देखिए, इतनी पढ़ाई की, मेरिट में आए, सबसे बड़ी बात है मेरिट में आए, मेहनत से आए हैं, लेकिन आज कोर्ट में हार गए, तो जाहिर तौर पर तकलीफ तो है। माता पिता क्या कह रहे हैं? उनको भी संकट तो होगा। जी मैम, अब आप समझ ही सकते हैं कि एक तो मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आती हूँ मैम, और किस मुसीबत को लेके मतलब यहाँ तक पढ़ाई किया, पढ़ने का भी हिम्मत नहीं होता है मैम। ऐसे एसटी लोगों में, खासकर लड़कियों में होता है, जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, वरना गांव में वही मजदूरी करेंगे, कोई बकरी चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं मैम। कभी आप देखे होंगे या सुने भी होंगे ट्राइबल्स की जो स्थिति है, बहुत ही
मतलब बताने अभी मैं बोल नहीं पा रही मैं। और खासकर मैं अपने माता पिता की बात बता रही हूँ। मेरे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे पिता 70+ हो गए हैं। अब मैं उनको किस मुंह से बताऊंगी? जिस मोहल्ले से, गांव से मैं आई हूँ, मैं वहाँ खुशी खुशी आई थी। यहाँ बहुत उम्मीद जी करके और नौकरी लगी है, सबको मिठाइयाँ बांटी, हाँ, और सबको उस समाज सबने में बधाइयाँ आपके- दिया। अब मैं हाँ, उस समाज में जाऊंगी, उसके सोशल बाद स्टेटस को भी धक्का लगा आशा जी। जी अब देखिए मेरी शादी होगी, कल के दिन अगर मेरी शादी लग गई, मेरे पिता तो फिर अब उनकी कोई आर्थिक स्थिति है नहीं। हम तो किसान के घर से आते हैं, हम कहाँ से बिल्कुल पैसे ठीक कह लाएंगे? रहे हैं। अच्छा, इसमें कईयों की अनुराग जी शादियां, ऐसी जानकारी भी मिली कि नहीं लग रही है इस कारण से, क्योंकि नौकरी जा रही है। जब लोगों को पता चला, ये भी एक भीषण समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं कि देखिए, पक्की नौकरी की बात अलग होती है, सरकारी टीचर की बात अलग होती है, प्राइवेट टीचर की बात अलग होती है, या कुछ और अन्य प्राइवेट जॉब करे तो अलग होती है। वाकई में कई पीड़ाएं हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आप लोग तो महसूस कर रहे हैं उसको। बिल्कुल मैम। जब समाज में एक नया जीवन साथी के रूप में हम नया जीवन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर एक पार्टनर सोचता है कि हम लोग पास में एक फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, हमारे पास में रिसोर्स रहना चाहिए, हमारे पास में एक ऐसा संसाधन रहना चाहिए जो कि हम सोचे कि हमारी महीने भर की रोजी रोटी और हमारा पालन सेवक तरीके से एक तरीका हम उसको खर्चा कर सके। जब बात आती है मैम 2900 लोगों की, तो सबसे बड़ा तो सवाल ये आता है कि जब हमारा प्रदेश एक आदिवासी बहुमूल्य प्रदेश है और हमारे जो मुखिया हैं वो प्रदेश के आदिवासी समाज से आते हैं और शिक्षा विभाग की उन्हीं के अंदर में, तो मुझे एक प्रश्न सबसे बड़ा आता है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग करने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मतलब उनके पास में इतनी अथक पावर है, जो उनके पास में लीगल पावर है, उनका उपयोग करके कम से कम हमारे समाज के लिए सोचे, और पूरे जो नॉन ट्राइबल्स हैं और ट्राइबल्स भी हैं। यहाँ सहायक शिक्षक परिवार की बात हो रही है और रोजगार देखते हैं मैम, तो सबसे बड़ा चीज यही होता है कि जब एक वैकेंसी आती है मैम, या गवर्नमेंट की वैकेंसी रेगुलर आती है, हाँ, तो उस वैकेंसी को देख के मैम ये भावना आती है कि अगर इसमें दाग लग गया तो क्या आने वाले समय लोग सरकारी जॉब पे भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल, या ऐसी संस्थाओं पे जो ऐसा रूल रेगुलेशन बना पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क है मैम कि छत्तीसगढ़ की बात जब उठती है तो बहुत दुख लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई दाग भी नहीं है, पर आपको हटाया जा रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, पर आपको घटाया जा रहा है, तो वाकई तकलीफ बहुत बड़ी है। यश जी, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक अपील छोटी सी आप करना चाहें अपने साथियों की तरफ से, उन 2900 साथियों की तरफ से जो कि इस वक्त, और उनसे जुड़े परिवारों की, उन टोटल 15,000 परिवारों की तरफ से मोटा मोटा हिसाब है, जल्दी से सर। हमारे जितने भी साथीगण हैं वो सभी जितने भी मानसिक एक दूसरे को मानसिक सहयोग करते रहें, भावनात्मक रूप से एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते रहें, और कुछ आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। जिस तरीके से हम रोड पे और जब धरना स्थल पे बैठते हैं तो काफी हमें आर्थिक की भी समस्या होती है, तो वो सभी एकजुट रहिए। और हमें सरकार से पूरा भरोसा है, और पूरा जो परिवार है हमारा वो भी इसी आशा पे बैठा हुआ है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो हम सभी के पक्ष में आएगा। तो बस सभी से सिर्फ आशाएं ही बंधी हुई हैं, अभी आगे का हम नहीं सोचे। हमारे तो अभी उम्मीद कायम रखिए, और 14 जनवरी तक का वक्त वर्किंग डेज के हिसाब से 2 हफ्ते आपके होते हैं, तब तक उम्मीद कीजिए कि कुछ बेहतर यदि उससे पहले हो जाए, और ये नया साल कुछ नई खुशखबरी आपके लिए लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपकी आवाज का माध्यम बनने की, और आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाया है। देखेंगे क्या कुछ प्रयास आपके लिए किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ बहुत धन्यवाद, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।